गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था भाई श्वसन क्या है, श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, श्वसन तंत्र की संरचना कैसे होती है, और उसके बाद लास्ट में अपन ने देखा था भाई इसके वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं, आयतन कौन कौन से होते हैं और फेफड़ों की क्षमता क्या होती है। आज जो अपना टॉपिक है वो है आपका कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। भाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्यों आवश्यकता हो जाती है, आपको कैसे पता चला भाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना ही नहीं देना। तो देखो, जब कई बार अपन क्या देखते हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना होने पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हृदय धड़कन तो चल रही है लेकिन उसकी सांस है वो रुक गया हो। सांस रुक गया तो इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि वो डेथ हो गया, उसकी डेथ हो गई। डेथ नहीं हुई है, वो हो सकता है उसका वो किसी कारणवश उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉक हो गया हो। तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को वापस स्टार्ट करने की जो मैकेनिज्म होती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम श्वसन बोल रहे हैं। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति को अपन आसानी से बचा सकते हैं। कई बार अपन ने सुना होगा कि भाई वो व्यक्ति होता मरने के बाद जी गया, मरने के बाद जिया मतलब लोगों ने उसे मर समझ लिया लेकिन वो जिंदा था। क्यों? उसकी हृदय धड़कन सही चल रही थी। इसका मतलब हृदय धड़कन चल रहा हो और सांस अगर रुक गया हो तो अगर अपन उसको कृत्रिम श्वसन दे दे तो वो बच सकता है। आजकल अपन देते हैं हॉस्पिटल में, आपने सुना होगा भी वो व्यक्ति है वो वेंटिलेशन पर है या वेंटिलेटर पर होता है। इट मीन्स उसको सांस की तकलीफ हो रही है। अभी कोरोना में भी खूब चल रही है। कोरोना में क्या होता है, सांस की तकलीफ होती है, होती ही नहीं होती, तो उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो वेंटिलेटर क्या है, कृत्रिम श्वसन का एक तरीका रहता है। वेंटिलेटर क्या है, एक कृत्रिम श्वसन का तरीका होता है। अब कृत्रिम श्वसन कैसे किया जा सकता है, क्या होता है, वो चीज़ देखते हैं अपन। तो देखो क्या है कृत्रिम श्वसन, तो अपन कहेंगे कृत्रिम श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना जैसे डूबने से, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होने से, विद्युतीय आघात से आदि से किसी व्यक्ति की श्वसन दर रुक जाए लेकिन हृदय स्पंदन जारी रहे तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से अपन बचा सकते हैं। टाइम रहते अगर अपन को पता चल जाए तो उसको बचा सकते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसकी श्वसन दर में किसी दुर्घटना के कारण रुक गई हो लेकिन हृदय स्पंदन जारी है तो उसे कृत्रिम श्वसन द्वारा आसानी से बचाया जा सकता है। उसके लिए कई विधियाँ यूज की जा सकती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो कौन सी, आपकी मुख से मुख विधि होती है। कौन सी विधि है, मुख से मुख विधि होती है। अब इसमें क्या करते हैं, मुख से मुख विधि में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा। क्या होता है कि रोगी जैसे मान लो आपको पता चल गया इस रोगी की हृदय धड़कन तो चल रही है लेकिन सांस रुक गया, आपने को इसको उस श्वसन की क्रिया वापस करवानी है तो खींच नहीं सकता, अपन उसमें हवा भर तो सकते हैं। अब पंप नहीं लगाना उसके ऊपर, आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल सीधी सतह पर यानी एक फ्लैट सतह पर, एक सख्त सतह पर सुला देना है। जैसे आपने उसको सीधी सतह पर लेटा दिया, लेटाने के बाद आप अपना हाथ एक तो रखोगे उसकी गर्दन के, मतलब गर्दन के नीचे डालकर उस गर्दन को ऊपर की ओर उठा लोगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, पूरा उठाना नहीं है, हल्का सा ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ को, एक हाथ को तो उसके माथे पर लगा दिया और दूसरे हाथ को कहाँ लगा दिया, उसकी गर्दन के नीचे लगा दिया। यानी एक हाथ को आपने कहाँ लगाया, माथे गर्दन के नीचे, और दूसरे हाथ को कहाँ लगाया, माथे के ऊपर लगाया, और माथे और गर्दन को पीछे की ओर खींचते हैं, नीचे की ओर खींचते हैं। जिससे क्या होगा, जो गर्दन वाला भाग होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है भाई, खुल जाता है। यानी यहाँ का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्रेकिया वगैरह है, वो खुल जाता है ना। श्वसन मार्ग को खोलने के लिए आपने किया। अब क्या करना है, आपने जो रोगी के माथे पर जो हाथ लगा रखा था उस हाथ से उस रोगी को नाक को बंद करना है। क्या करना है, नाक को बंद करना है और बंद करके अपना मुंह उस रोगी के मुंह पर इस प्रकार लगाना, बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, बाहर की हवा दूसरी न जा सके। और फिर आप जोर से अपने शरीर में पहले तो हवा भर लो, ज्वारी आयतन की पूरी हवा भर ली, और फिर उसी हवा को तेजी से अपने मुख के द्वारा किसमें, रोगी के मुख में छोड़ दो। और फिर आप क्या करो, ये क्रिया 1 मिनट में 10-12 बार दोहराओ। और जैसे ही आपने वो क्रिया दोहरा ली उसके बाद उस रोगी का मुंह को या नाक को खुला छोड़ना है। ऐसा नहीं नाक पकड़े रख रहे हो, छोड़ रहे हो नहीं, नाक को खुला छोड़ दो, मुंह को खुला छोड़ दो और अपने दोनों हाथों से उसकी छाती पर हल्का हल्का प्रेशर लगाओ, हल्का हल्का दाब लगाओ। ऐसा बार बार करने से क्या होगा, जैसे ही बार बार इस तरह की अगर रोगी के श्वसन क्रिया स्टार्ट होगी वो तेजी से हवा को वापस से बाहर की ओर फेंकेगा। जैसे ही वो हवा को बाहर फेंके उसको तुरंत कहाँ ले जाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। ये क्रिया कौन सी होती है आपकी,
कृत्रिम श्वसन की क्रिया होती है। तो कृत्रिम श्वसन में क्या करना है, सबसे पहले रोगी को फ्लैट सतह पर लेटाना है, लेटाकर उसको क्या करना है, उसकी एक हाथ गर्दन के नीचे और दूसरा हाथ माथे पर रखकर उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक सीधा करना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे ही सीधा हो जाए फिर आपको उसकी अपने जो माथे पर हाथ लगा रहा था तो उससे आपके उसकी नाक को बंद करना है और अपने मुंह से ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा उसके अंदर भरनी है। लगभग 12 बार, एक मिनट में 12 बार ये क्रिया करनी है। और जैसे वो क्रिया हो गई उसके बाद उसका मुंह वगैरह खोल दो और हल्का हल्का छाती पर दाब लगाओगे, जिससे क्या होगा भाई उस श्वसन क्रिया स्टार्ट होने लग जाएगी। जैसे उस श्वसन स्टार्ट हो जाए उसको तुरंत हॉस्पिटल पर ले जाओ। ये क्रिया तो है आपकी कौन सी भाई, कृत्रिम श्वसन की। अब कृत्रिम श्वसन के लिए क्या है, मार्केट में कई सारे उपकरण भी आपने देखा होगा जिसको अपन वेंटिलेटर वगैरह बोलते हैं। ठीक है भाई, कोरोना में सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत हो रही है, वेंटिलेटर की। तो वेंटिलेटर पर लो क्योंकि सांस संबंधी रोग हो रहा है उसमें। ठीक है भाई, तो उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी, श्वसन संबंधी रोग की। क्या है भाई, श्वसन संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पहले आता है अस्थमा, दूसरा है श्वसनी शोथ, तीसरा है निमोनिया, चौथा आता है एम्फिसीमा, पांचवा होता है फेफड़ों कैंसर और छठा होता है सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस को अपन फिजिकल डिजीज भी बोल सकते हैं क्योंकि फिजिकल फैक्टर के कारण से होती है। सिलिका और एस्बेस्टोस के अपने लंग्स में जमने के कारण होती है। तो पहले अपन देते हैं कौन सा भाई, अस्थमा, दमा। सुना होगा दमा के बारे में, क्या होता है, दमा में खांसी आती है, सांस के साथ साथ सीटी बजती है, हैं खड़ खड़ करने क्या आ जाती है। यानी बुढ़ापे में आप देखते हो बूढ़े लोग जो खांसते तो एक साथ बहुत ज़्यादा खांसते हैं और उसके गले से एकदम सीटी बजने की आवाज़, सबसे मेन फैक्टर यही है कि भाई सीटी बजने की आवाज़ दिखाई देने लगे, सुनने लग जाती है। तो यह सामान्य क्या होता है, एलर्जी के कारण होता है। किसी कारण होता है, एलर्जी के कारण। भाई कई बार अपन देते हैं धुएं में चले जाते हैं या कोई डस्ट पार्टिकल्स हो रहा है, वहाँ से आंधी वगैरह आने पर सांस घुटने की शिकायत हो जाती है। ठीक है भाई, तो जब सांस घुटने की शिकायत हो जाती है तो उसको खोलने, रेस्पिरेटरी ट्रैक को खोलने के लिए अपन वो पंप की सहायता लेते हैं। देखिए होगे सबने दबंग पिक्चर में ना, दबंग पिक्चर में उसकी माँ को जनरेटर के मुँह, वो जो विलन था वो जनरेटर के मुंह में लगा के छोड़ देता है, फिर उसका दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। उसको फिर तो दमे की बीमारी थी तो उसने आपने वो इनहेलर देखा होगा, पंप देखा होगा, वो पंप लेते ही सही हो जाता है। क्यों, सांस खुल जाता है। तो इसके लिए उत्तरदायी धूल के कण और धुआं और धूम्रपान होता है। अब इसमें होता क्या है, इसके कारण उच्छ्वसन के समय, सांस छोड़ने के समय सीटी बजने जैसी आवाज़ आने लग जाती है। और क्या हो जाता है भाई, श्वसनी में सूजन खंखार वगैरह आना शुरू हो जाता है। मुख्य लक्षण इसे क्या है, सांस में लेने में तकलीफ होना है। बचने के लिए क्या करना है, जो भी एलर्जन है उससे आप दूर रहो, ऑटोमेटिक बचे रहोगे। दूसरी बात करते हैं श्वसनी शोथ की। श्वसनी शोथ को अपन बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। किसके कारण होता है, धूम्रपान और वायु प्रदूषण के कारण होता है। लक्षण क्या होते हैं, श्वसनी में सूजन आ जाती है, हल्का हरा पीला कफ आने लग जाता है और श्वास में तकलीफ होने लग जाती है। बचाव क्या करना है भाई, धूम्रपान से अपने को क्या रहना है, दूर रहना है, धूम्रपान नहीं करना है। उसके बाद अपन बात करें किसकी, अगला डिजीज। तो अगली डिजीज क्या है, निमोनिया। देखो निमोनिया होता है वो एक जीवाणु के कारण होता है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कई जगह आपको डिप्लोकोकस निमोनी भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, निमोनिया के ही वो एक वायरस है। इसी तरह इसका एक और होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो इस जीवाणु के कारण भी क्या होता है भाई, हीमोफीलिया हो सकता है, सॉरी निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया के लिए होता है ये जीवाणु भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से निमोनी भी होता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस से निमोनी जीवाणु है। अब क्या होता है कि इसके जो अंदर फेफड़े होते हैं, उस फेफड़ों में अपन जाते हैं कि लास्ट वायु कुपिका होती है, वहाँ पर हवा का आदान प्रदान होता है। तो वहाँ क्या होता है, कफ जमने लग जाता है, तरल भरने लग जाता है। इस कारण उसकी वायु कुपिकाओं के बीच में ये जो फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है और फेफड़ों में धीरे धीरे सूजन आने लग जाता है। इस कारण से श्वसन में कठिनाई होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही सामान्यतः बच्चों और बूढ़ों में होती है। तो इसके और भी लक्षण से नाखून पीले, नाखून और होंठ बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है, तो नाखून और होंठ नीले पड़ने लग जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बचाव क्या है,
कि ये तो ये सामान्य क्या होता है, श्वसन की बूंदी का ये जो खांसने छींकने की बूंदी का कारण भी फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहे और प्रतिजैविकों का उपयोग करे। उसके बाद आता है अपना एम्फीसीमा या वात स्फीति। वात स्फीति क्या होती है, किस कारण, तो लंबे समय तक धूम्रपान या लंबे समय तक बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने के कारण होते हैं। इसके साथ साथ लंबे समय तक श्वसनी शोध भी रह जाए तो भी एम्फीसीमा की क्रिया हो सकती है, एम्फीसीमा रोग हो सकता है। इसमें होता क्या है, फेफड़ों की वायु कुपिका नष्ट हो जाती है, इसके कारण उच्छ्वसन में कठिनाई हो जाती है और फेफड़ों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यानी फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इससे आकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बचाव क्या करना है, धूम्रपान न करें और एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। उसके बाद फेफड़ों कैंसर, कैंसर आप जानते हो भाई गांठ का बनना क्या है, कैंसर। इसका मतलब जो अपने फेफड़े होते हैं उसमें श्वसनिया वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, कोशिका में नियमित विभाजन होने लग जाता है और धीरे धीरे उसमें सूजन आ जाती है और वो धीरे धीरे फेफड़ों का गांठ वगैरह बन जाती है और वह गांठ बनने से वो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। किसी कारण धूम्रपान के होता है, इसके कारण श्वसनीय उपकला कोशिका में नियंत्रित विभाजन होती है और गांठ बनती है और बचाव क्या करना है, धूम्रपान नहीं करना है। उसके बाद है सिलिकोसिस। क्या होता है भाई, सिलिकोसिस। देखो सिलिकोसिस होता है वो सामान्य विभिन्न हानिकारक कणिकीय प्रदूषण के कारण होता है। ये रोग होता है वो सिलिका और एस्बेस्टोस की खान में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनके फेफड़ों में सिलिका और एस्बेस्टोस के जमने के कारण होता है। इसका लक्षण क्या होता है, इसके कारण फेफड़ों के ऊपरी भाग में तंतु में यानी फेफड़ों के ऊपर तंतु जैसी रचना जमने लग जाती है और फेफड़ों में सूजन आने लग जाती है, जिससे कारण सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। ये रोग क्या है, ऐसा मतलब अभी तक कोई डिजीज की दवाई वगैरह नहीं है, इसके कारण इस रोग से बचने के लिए जिन कारकों से होते हैं वहाँ से दूर रहे। अब कहीं सर मजदूर जो होते हैं बेचारे वो काम कैसे करेंगे, तो भैया जहाँ पे काम करे तो फैक्ट्री वाले को ये ध्यान रखना है, मजदूरों की सेहत का पूरा ध्यान में रखना है और उसको मास्क वगैरह देना है। साथ में अपन कहेंगे जो कणिकीय प्रदूषक होते हैं वहाँ पर वायु के प्रेसिपिटेटर लगाने हैं, वायु प्रदूषण को कम करने वाले वायु प्रदूषण में जो कणीय कारक होते हैं उनको कम करने के लिए छनित्र वगैरह लगाने हैं। साथ में अपन कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी ये काम होना चाहिए। ये सामान्य क्या है, अपने सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस के कुछ एक बचाव के तरीके भी हो सकते हैं। क्लियर, तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे क्या, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, ओके, थैंक यू।